उधर युआन को लगा कि मैंने ही श्रेया को रोककर उसकी मदद करने की कोशिश की थी, पर मेरे बंदे निकम्मे निकले। उसे लगा मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, बस थोड़ा नखरे दिखा रहा हूँ। उसने मेरे पुराने नंबर पर मैसेज भेजे ताकि बाद में मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। मुझे इस दुनिया में आए आधा महीना हो गया था। अब वो रईसी वाली बोरियत मुझे खाए जा रही थी। दिन भर बस बेड पर पड़े पड़े रील स्क्रॉल करना। मेरी उंगलियों के जोड़ तक दर्द करने लगे थे। मैंने सिस्टम को आवाज लगाई, ओए टिल्लू, कोई मिशन विशन दे यार, घर में पड़े पड़े मैं पागल हो जाऊंगा। टिल्लू बोला, पार्टनर क्या ख्याल है, चुपके से भाग चले। मैंने कहा, अरे पागल है क्या, भागा तो फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाएगी। मैं भागूंगा, वो युआन मुझे चोट पहुंचाएगी, फिर श्रेया मुझे पकड़ लाएगी। अभी मेरा शरीर इतना कमजोर है कि आधा रास्ता भागते ही मेरी टिकट कट जाएगी। टिल्लू ने आइडिया दिया, बात तो सही है, एक काम कर, पहले अपनी सेहत बना। अगर तूने अपना वजन नॉर्मल कर लिया तो समझ तेरा पहला मिशन पूरा हो गया। खुशी की पहली सीढ़ी सेहत ही है। मैंने पूछा, सेहत का पैमाना क्या है? उसने कहा, तेरी लंबाई 6 फीट 2 इंच है, वजन कम से कम 70 से 75 किलो तो होना चाहिए। अभी तो तू हड्डियों का ढांचा लग रहा है। मैंने ठान लिया, ठीक है, आज से मैं और ज्यादा खाऊंगा। मैं दौड़कर नीचे गया और वांग माँ से बोला, वांग माँ, आज से मुझे वो खिलाओ जिससे जल्दी वजन बढ़े, एकदम तगड़ा वाला खाना बनाना। वांग माँ खुश हो गई, अरे दामाद जी, आप चिंता मत करो, ऐसा खिलाऊंगी कि आप पहलवान बन जाओगे। रात के डिनर की मेज सजी थी। श्रेया जब खाना खाने बैठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेज पर भुने हुए ऑयस्टर्स, अध पका स्टेक, मछली, लहसुन प्याज वाला तड़का और जबरदस्त देसी नुस्खे वाला सूप रखा था। साथ में केसर बादाम वाला दूध भी था। ये सारा खाना एकदम एनर्जी वाला और खास किस्म का था। वांग माँ ने धीरे से कहा, बिटिया, दामाद जी ने खुद ऑर्डर दिया था कि उन्हें अपनी ताकत और सेहत बढ़ानी है। दामाद जी बहुत समझदार हो गए हैं। श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मुझे देखा, मैं बिना किसी शर्म के सी फूड चटका रहा था और दूसरे हाथ से मांस के टुकड़े मुंह में ठूंस रहा था। श्रेया ने एक लंबी सांस ली और वांग माँ को भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ मेरे चबाने की आवाजें आ रही थी। उसने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने मुंह भरकर जवाब दिया, उम्दा। वांग माँ के हाथ में जादू है, सूप तो कतई जहर है। मैंने एक जोरदार डकार ली। श्रेया मुझे देख रही थी, पर मेरी आंखों में सिर्फ खाने के लिए प्यार था। उसके लिए कोई रोमांटिक इरादा नहीं था। उसे लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। उसने भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाई और सूप पीने लगी। उसे भी समझ आ गया था कि अब वजन बढ़ाने वाला मिशन पूरी शिद्दत से चालू हो चुका है। मेरे खाने की रफ्तार और जोश देखकर श्रेया की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि कहीं मैं अपनी ही सेहत का दुश्मन न बन जाऊं, तो उसने दबे शब्दों में मुझे टोकने की कोशिश की, पर मैं कहाँ रुकने वाला था। मेरे दिमाग में तो बस एक ही हिसाब चल रहा था कि इस एक मील से मेरा वजन कितने ग्राम बढ़ेगा। मैंने प्लेट से एक और निवाला उठाया और मजे से चबाने लगा। मुझे खुश देखकर श्रेया ने भी आज थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। रात गहरी हुई तो हम दोनों बिस्तर पर लेटे थे। हमारे बीच महज 1.5 मीटर का फासला था, पर आज श्रेया के शरीर का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ लग रहा था। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी यादें उसे उन दिनों में ले गई जब हम 20 साल के थे। वो कॉलेज के दिन, वो पुरानी नोकझोंक जो एहसास बरसों पहले सूख कर मर चुके थे। मेरी इस याददाश्त खोई हुई हालत ने उनमें फिर से जान फूंक दी थी। उसका दिल आज फिर से धड़क रहा था, पर मुझे क्या पता कि उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। शुरुआत में तो मुझे उसके साथ एक कमरे में सोने से बड़ी चिढ़ होती थी, पर इन 15 दिनों में मुझे ये समझ आ गया कि श्रेया का मकसद मुझे कैद करना नहीं, बल्कि उस जहरीली युवान से बचाना है। उसके अलावा उसके मन में और कोई खोट नहीं था। हफ्ता भर बीतते बीतते मेरे डबल डोज वाले खाने का असर दिखने लगा। मेरी सूखी हुई बाजू और टांगों पर अब मांस चढ़ने लगा था। एक सुबह जब मैंने चोरी छिपे वजन करने वाली मशीन पर पैर रखा तो मेरा चेहरा खिल उठा। पर उधर श्रेया के लिए रातें अब इम्तिहान जैसी होने लगी थी। वो अक्सर आधी रात को जाग जाती और मंद रोशनी में मुझे सोते हुए देखती रहती। मैं तो बेफिक्र सोता रहता, पर उसे देखकर उसकी सारी बेचैनी एक ठंडी आह में बदल जाती। वो बेचारी न मुझे जगा सकती थी, न खुद को समझा सकती थी। एक रात तो हद ही हो गई। गर्मी और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि श्रेया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने धीरे से चादर हटाई, चाबी से अपनी कलाई की जंजीर खोली और बाथरूम की तरफ ऐसे भागी जैसे कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। उसे बस उन अजीब ख्यालों से पीछा छुड़ाना था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि रात को क्या ड्रामा हुआ है। मैं तो रोज की तरह तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंच गया। नाश्ता करते वक्त मैंने बात छेड़ी, सुन श्रेया, घर पर बैठे बैठे मेरा दिमाग सड़ गया है। मुझे बाहर जाना है और कोई काम धंधा करना है। मैं ऐसे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता यार। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी। उसे याद आया कि चियाओ चेन पहले भी ऐसा ही था। जब चिढ़ता था तो खुद को भी नहीं बख्शता था। मैंने आगे कहा, मुझे पता है तू मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहती, पर घर में पड़े पड़े मुझे फफूंद लग जाएगी। मैं वो वाला चियाओ चेन नहीं हूँ जो एक औरत के पीछे मरता फिरे। मैं 20 साल वाला जोश से भरा लड़का हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, धूप देखनी है, काम सीखना है
मुझे पालतू कुत्ते की तरह घर में बंद मत रख, मुझे इंसान महसूस करना है। तभी दिमाग में टिल्लू चहका, शाबाश पार्टनर, यही तो असली तू है। देख कमेंट्स में लोग तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। मैंने भी ठान लिया था कि अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। श्रेया ने मेरी आंखों में वो पुरानी चमक देखी और पिघल गई। उसने कहा, ठीक है, तू मेरा असिस्टेंट बनेगा, दिन के 24 घंटे मेरे साथ रहेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टिल्लू ने मुझे याद दिलाया कि पिछले जन्म में श्रेया ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी थी, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की मुझसे प्यार कर सकती है। हम तो आज भी नाश्ते की मेज पर बात बात पर भिड़ जाते थे। हमारे पहले 20 साल भी ऐसे ही निकले थे, लड़ना, झगड़ना और फिर 2 मिनट में सुलह कर लेना। मैंने सोचा, क्या श्रेया और युवान दोनों का दिमाग हिला हुआ है? क्या लोगों को सच में किसी के मरने के बाद ही उसकी कद्र समझ आती है? खैर, मैंने कंधे उचकाए और बोला, चल ठीक है मैडम, असिस्टेंट ही सही, कम से कम घर की चारदीवारी से तो बाहर निकलूंगा। काली रंग की वो चमचमाती कार जब शेख ग्रुप के हेड ऑफिस के सामने रुकी तो वहाँ से गुजर रहे हर कर्मचारी की चाल जैसे धीमी पड़ गई। कार का दरवाजा खुला और बाहर निकली सबकी बॉस, यानी हमारी सख्त और ठंडी मिजाज वाली श्रेया। लेकिन आज सबका ध्यान उन पर नहीं, बल्कि उनके बगल में खड़े मुझ पर अटक गया था। श्रेया ने किसी की परवाह नहीं की और मेरा हाथ पकड़कर सीधे अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पीछे कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया। जो थोड़े निडर थे उन्होंने तुरंत फोन निकाला और ऑफिस के गॉसिप ग्रुप में खबरें उड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये क्या सीन है? जू सेक्रेटरी शे मैडम तो आज किसी हीरो जैसे लड़के को साथ लेकर आई है। ये चियाओ चेन है क्या? वही चियाओ चेन जो हमेशा शे मैडम को नीचा दिखाता था और युवान के पीछे पागल रहता था। श्रेया मैडम उसे ऑफिस ले आई। श्रेया आगे आगे और मैं उनके पीछे। ऑफिस के कर्मचारी एकदम सावधान होकर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। श्रेया ने आवाज दी, मेरे केबिन में आओ। जी शे मैडम। जो सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया और पीछे पीछे आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सुबह की राम राम, क्या हुक्म है? इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, मैं बड़े उत्साह के साथ बोला, अरे जू, जरा मेरे बैठने का जुगाड़ कर दो, आज से मैं भी यही काम करूंगा। जू सेक्रेटरी को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसे लगा शायद उसके कान बज रहे हैं। ये वही दामाद है जो कंपनी के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करता था और आज कह रहा है कि काम करेगा। ये तो किसी डरावने सपने जैसा था। उसने श्रेया की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या ये सच है। श्रेया ने बस हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मेरे केबिन में ही एक एक्स्ट्रा टेबल लगा दो, अभी इसे छोटे मोटे काम सिखाओ। मैंने तुरंत टोका, नहीं, मैं केबिन के अंदर नहीं बैठूंगा, मैं बाहर सबके साथ बैठूंगा। श्रेया ने सख्त लहजे में कहा, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। अभी मेरी डिमांड रिजेक्ट हो गई, पर मुझे पहले से ही अंदाजा था। ये श्रेया ना पूरी तानाशाह है। उसने मुझे चेतावनी दी, अगर तुमने काम के बहाने भागने की कोशिश की तो याद रखना, फिर कभी घर से बाहर कदम नहीं रख पाओगे। जैसे ही मैं केबिन से बाहर निकला, मेरी नजर उन दर्जनों आंखों से टकराई जो गॉसिप के इंतजार में थी। माहौल थोड़ा अजीब और भारी हो गया था, पर मैं तो अलग ही मिट्टी का बना था। मैंने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी और उनके पास जाकर बोला, नमस्ते दोस्तों। सब सक्का गए, नमस्ते नमस्ते, तो आज से हम साथ काम करेंगे। मैंने विनम्रता से कहा, मैं तो नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप लोग बस थोड़ा ख्याल रख लेना मेरा। सारे कर्मचारी थोड़े रिलैक्स हुए। उन्हें लगा कि बंदा तो बड़ा कूल है। तभी एक कर्मचारी ने दबे पाव पूछा, अरे भाई, बुरा न माने तो एक बात पूछे, आपका और शे मैडम का रिश्ता क्या है? मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अरे हम तो बचपन के दोस्त और पुराने क्लासमेट हैं। सबने लंबी सांस ली। अच्छा, तो ये बचपन का प्यार, मेरा मतलब दोस्ती है। तभी जू सेक्रेटरी सामान लेकर आई और उसने सबके सामने मुझे सर कहकर पुकारा। जैसे ही उसने दामाद जी कहा, पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। सबको समझ आ गया कि ये वही चियाओ चेन है जिसकी शे मैडम से बिल्कुल नहीं पड़ती थी। उधर केबिन के अंदर श्रेया उस वन वे कांच के पीछे खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी नजरों में अजीब सी बेचैनी और कब्जे वाली भावना थी। उसे लग रहा था कि चियाओ चेन अचानक इतना शरीफ और खुशमिजाज कैसे हो गया। कहीं ये उसकी कोई नई चाल तो नहीं, पर उसका मन ये भी कह रहा था कि काश ये सब सच हो। काश चियाओ चेन हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रहे और मुझसे बहस करता रहे। जू ने मेरा डेस्क सेट कर दिया, नया कंप्यूटर, नई स्टेशनरी, सब चकाचक। मैंने भी सोचा कि चलो अब काम का नाटक शुरू करते हैं। पूरा दोपहर मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, कभी माथा सिकोड़ता तो कभी कीबोर्ड खटखटाता। लोग सोच रहे थे कि मैं बहुत सीरियस काम कर रहा हूँ, पर असलियत कुछ और ही थी। मैं मन ही मन टिल्लू को पुकार रहा था, अरे टिल्लू भाई, ये रिपोर्ट का क्या चक्कर है? ये नंबर क्या कह रहे हैं? ये फाइल का फॉर्मेट कैसे ठीक होगा? स्कूल में तो ये सब सिखाया नहीं। मैंने पहले तो गूगल किया, फिर जहाँ फंसा वहाँ टिल्लू से चुपके से मदद ली। शाम तक गिरते पड़ते मैंने कुछ बेसिक काम निपटा ही लिए। श्रेया ने जब मेरी फाइल देखी तो उसने पेन से गलतियाँ निकालनी शुरू की। यहाँ लॉजिक ठीक नहीं है, ये डेटा गलत है, ये कंपनी के हिसाब से नहीं है। वो बड़ी शांति और प्यार से मुझे समझा रही थी। मैं भी उसके करीब बैठकर ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातों में एक अलग ही ठहराव था। धीरे धीरे शाम ढल गई और जैसे ही 5 बजे का अलार्म बजा,
मैं उछल पड़ा। मैंने झटपट फाइल सेव की और कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने खुशी से चिल्लाया, बाकी काम कल। नियम के हिसाब से छुट्टी का टाइम हो गया। मैं ऑफिस से भागने ही वाला था